तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम करेंटली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ रहे हैं और दो वीडियोस ऑलरेडी इस रिगार्डिंग अपलोड कर दी गई है चैनल पे। पहला तो है द इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और दूसरा है अबाउट रोलांड बार्ट्स, और ये ऑब्वियसली अबाउट मिशेल फुको है, जैसा आप लोग देख ही सकते हो। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वीडियो शुरू करते हैं। सो फुको वॉज फ्रेंच हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर, ऑथर भी थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे और टीचर भी थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ही एक्सप्लोर्ड द शिफ्टिंग एंड कंटेस्टेड पावर रिलेशंस, नॉलेज एंड ह्यूमन बॉडी। सो जब भी फोको की बात होगी, पावर और नॉलेज ये दोनों ऐसे टर्म्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। ठीक है, जब भी हम फोको की बात करते हैं, पावर और नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन का एरिया हो जाता है, ये दोनों टर्म्स। उसके बाद न्यू हिस्टोरिकल रीडिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फिलोसॉफी। फोको बिलीव्स दैट द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हिस्टोरिसिज्म। दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो यहाँ पे बेसिकली फोको का जो आर्ग्यूमेंट है, जो लार्ज ग्रैंड नैरेटिव्स होते हैं, वहाँ पे जो हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, दैट माइट बी यू नो फैब्रिकेटेड थिंग। ठीक है, फैब्रिकेटेड हो सकता है वो चीज़। सो लोकल मिथ जो होता है या फिर लोकल राइटिंग्स जो होती है, दैट आर मोर एक्यूरेट एंड दे विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस फैब्रिकेटेड राइटिंग्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट से उनका यही मतलब है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म बेसिकली जो होता है, राइटिंग्स आर सेट इन अ सर्टन हिस्टोरिकल पीरियड, और क्योंकि द हिस्टोरिकल पीरियड बिकम्स द सेंटर ऑफ द एंटायर थिंग, फ्रैगमेंटेशन, उसके साथ फैब्रिकेशन बहुत ज़्यादा की जा सकती है। और इन ऑर्डर टू प्रमोट हिज ओन टेक्स्ट, ऑथर ये कर सकते हैं। पर ये फैब्रिकेशन जो है, लोकल मिथ्स जब आप पढ़ोगे तो आपको, या फिर राइटर्स जो हिस्ट्री जिन्होंने लिखी है, उनका अगर ऑथेंटिक वर्क आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इफ़ द ऑथर हैज़ फैब्रिकेटेड समथिंग, या फिर रियल चीज़ है, रियल नॉलेज है इसमें। ठीक है, उसके बाद स्पिवाक सीज द प्रोजेक्ट ऑफ colonialism as characterized by what Foucault had called epistemic violence, the imposition of a given set of beliefs over another. So episteme पहले तो होता है नॉलेज। ठीक है, एपिस्टीम वर्ड का मतलब होता है नॉलेज। सो जो होता है कोलोनियलिज्म में, क्या होता था, द कोलोनियल मास्टर यूज टू शो और हाईलाइट हिज एजुकेशन, हिज नॉलेज, जो कि उनके हिसाब से नेटिव के पास नहीं थी। उनका लैंग्वेज सुपीरियर था, उनका नॉलेज सुपीरियर था। तो वो नेटिव्स को क्या फील कराते थे कि आप लोगों को तो कुछ भी नहीं पता है, वी आर सो सुपीरियर। ठीक है, हमें सब कुछ पता है। सो ये आइडिया कि हमें सब कुछ पता है, आपको कुछ नहीं पता है, दिस इज एपिस्टेमिक वायलेंस, यानी कि नॉलेज के बेसिस पे किसी पे वायलेंस करना। सो स्पिवाक ने फोको का ये टर्म उठाया और उसको पोस्ट कोलोनियल या कोलोनियल टर्म्स में समझा और उसको अप्लाई किया बेसिकली। उसके बाद क्या है, पावर सर्कुलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस टू एंड फ्रॉम ऑल सोशल लेवल्स एट ऑल टाइम्स। तो पावर जो है वो क्या है, वो हर दिशा में मूव करती है, हमेशा प्रेजेंट होती है, हर टाइम प्रेजेंट होती है, सिंपल स्टेटमेंट। उसके बाद पावर ऑपरेट्स थ्रू डिस्कोर्स। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम जब डिस्कोर्स समझेंगे तो ये स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो जाएगी कि पावर कैसे, डिस्कोर्स कैसे पावर को चलाता है। बेसिकली डिस्कोर्स इज समथिंग जहाँ पे फोको ने ये कहा है कि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है स्टेटमेंट्स का, नॉलेज का और प्रैक्टिसेस का, जो कि आइडियाज़ और ट्रूथ्स हमारे लिए वर्ल्ड में बिल्ड करते हैं। यानी कि आपको एक आइडिया ऑफ ट्रूथ सिखा दिया गया है। ठीक है, आपको एक आइडिया ऑफ ट्रूथ सिखा दिया गया है कि यही ट्रूथ है, अब आप उसी को फॉलो कर रहे हो। सो ये आइडिया कि आपको जो सिखा दिया गया है, आप उसी को सीखोगे और इसी को फॉलो करोगे। फॉर इंस्टेंस, आपसे जो बड़े हैं वो आपको कुछ भी बोले, आपको उनको कुछ नहीं बोलना है, यू कैन नॉट क्वेश्चन देम, ये आपको सिखा दिया गया है। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट से क्या होता है, जो एल्डर है आपसे, उसको पावर आता है। वही तो होता है, उसको ही गेट्स पावर, ही फील्स दैट ही इज़ पावरफुल देन यू। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है कि पावर ऑपरेट्स थ्रू डिस्कोर्स, यानी कि आप किसी को कुछ सिखा दो, कुछ पढ़ा दो अपने बेनिफिट के लिए, और उससे आप पावर डिराइव करो। ठीक है, उसके बाद देयर इज कनेक्शन बिटवीन पावर एंड नॉलेज। ऑब्वियसली अगर आपके पास बहुत पावर है, अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, तो आप ऐसा दिखाओगे कि यू आर वेरी पावरफुल, क्योंकि नॉलेज भी तो पावर का एक वेपन है। बहुत इंटेलेक्चुअल लोग के पास लोग ऐसे ही जाके इंटिमिडेटेड फील करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अरे भाई, इस इंसान को इतना पता है। तो ये चीज़ कि उस इंसान को इतना पता है मेक्स दैट पर्सन मोर पावरफुल। ठीक है, और जो पावरफुल इंसान है वो ऐसे दिखा सकता है कि हाँ, मुझे बहुत नॉलेज भी है, मैं इतना पावरफुल हूँ, तो बिना कुछ जाने तो मैं पावरफुल बन नहीं गया हूँ, तो मुझे नॉलेज भी है। अब ये नॉलेज बहुत अलग तरीके की नॉलेज, हर टाइम बुकिश नॉलेज नहीं हो सकती है, बहुत पॉलिटिकल नॉलेज एंड मेनी अदर थिंग्स कैन बी हियर, बट पावर और नॉलेज के बीच में डेफिनेटली कनेक्शन तो है। वेयर देयर इज पावर, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड रेजिस्टेंस। सो जहाँ जहाँ पावर होगा वहाँ रेजिस्टेंस तो होगा, रिवॉल्ट तो होगा। अब लोग हमेशा दबके तो रहेंगे नहीं, सप्रेस तो रहेंगे नहीं। सो वेयर एवर देयर इज पावर,
देयर विल बी रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा, उसके बाद द बर्थ ऑफ द क्लिनिक एंड आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन, यहाँ से ये दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिशेल फुको, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएटेड ग्राउंड्स फॉर द बर्थ ऑफ क्लिनिक। ये जो क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है ना, अभी जो डॉक्टर का जो क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं था एक्सिस्टेंस में बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फुको कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ही इस चीज़ का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ, ये क्लिनिक चीज़ का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ। फुको मेंशंस दैट द डॉक्टर्स स्टार्टेड केयरिंग फॉर द बॉडी ऑफ द पेशेंट्स द वे प्रीस्ट केयर्स फॉर द सोल ऑफ द सिनर्स। तो जैसे प्रीस्ट एक सिनर के सोल को प्रोटेक्ट करता है, उस तरीके से डॉक्टर्स वर प्रोटेक्टिंग द बॉडीज ऑफ द पेशेंट। सो ये कंपैरिजन फुको ने ड्रॉ किया है। उसके बाद फुकोस अर्लियर आर्कियोलॉजिकल स्टडी, यानी कि आर्कियोलॉजिकल स्टडीज बेसिकली हिस्टोरिकल अप्रोच जो कि एनालाइज करता है डिस्कोर्स को और नॉलेज सिस्टम्स को किसी स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पीरियड का हिस्ट्री समझना है, उस टाइम का किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड का आपको समझना है कि डिस्कोर्स क्या था, नॉलेज सिस्टम्स क्या थी, दैट इज़ योर आर्कियोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। किसी भी पीरियड के आप हिस्ट्री में जाओ, जाके आप समझो कि वहाँ का डिस्कोर्स क्या था, लोगों का मेंटल सेटअप क्या था, नॉलेज क्या था, ये सब आप जब समझते हो दैट इज़ योर आर्कियोलॉजिकल स्टडी। सो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से आती है। उसके बाद द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे 3 टर्म्स है, डिस्कोर्स, आर्काइव और इनंसिएशन। आई होप डिस्कोर्स तो आप अभी तक समझ ही गए हो। अकॉर्डिंग टू मिशेल फुको, discourse is a structured system of statements, knowledge and practices that construct the object, subjects and truth of the world we inhabit। हमें सिखा दिया गया है this is the truth, this is how things work, ठीक है। सो ये जो हमें सिखा दिया गया है, राइट, ये जो हमें सिखा दिया गया है और हम जो इसे सीख रहे हैं विदाउट क्वेश्चनिंग इट, सीइंग इट एज द अल्टीमेट ट्रूथ, यही होता है डिस्कोर्स। कुछ भी हो, किसी भी सेंस में हो, हमें कुछ सिखा दिया गया और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो किए जा रहे हैं। हम किसी तरीके से अपना कोई उसमें पर्सपेक्टिव ऐड नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए वही ट्रूथ बन चुका है, ठीक है। तो टू सी थिंग्स फ्रॉम अ सर्टन पर्सपेक्टिव, दैट इज योर डिस्कोर्स। उसके बाद आर्काइव क्या है? आर्काइव और इनांसिएशन समझने के लिए आपको पहले आप ऐसे समझो, लांग और परोल, ठीक है। आपने सुना होगा ससुर का टर्म्स। होपफुली आप स्ट्रक्चरलिज्म देखने के बाद ही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म शुरू कर रहे हो। लांग इज द सेट ऑफ रूल्स, वहाँ पे ग्रामर पूरा पढ़ा हुआ है, और परोल में इंडिविजुअल यूसेज, कैसे एक इंडिविजुअल उसको यूज़ कर रहा है। ग्रामर से अलग भी हो सकता है, अपना कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक दैट बट डिफरेंट। आर्काइव में क्या होता है? आर्काइव में बेसिकली वो हर एक सिस्टम का फॉर्मेशन पूरा पड़ा हुआ है। इनांसिएशन में पीपल टेक द थिंग्स फ्रॉम देयर एंड यूज इट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे मेडिकल टर्म्स हैं, ठीक है, सारे के सारे आर्काइव में पड़े हुए हैं, लोगों को पता है कि ये टर्म एग्जिस्ट करता है। डॉक्टर उसको अपने हिसाब से अब यूज़ करेगा, जहाँ जिस सिचुएशन में जैसे यूज़ करना हो, ठीक है। या कोई भी इंसान मेडिकल सिचुएशन में, आप समझो किसी को बुखार है, ठीक है, सो द पेशेंट इज़ नॉट डूइंग वेल, ये रिप्लाई है। सो ये पेशेंट इज़ नॉट डूइंग वेल, दिस इज़ अ मेडिकल टर्म, राइट, दिस मेडिकल टर्म। उसके बाद द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेवी फीवर, फीवर इज अ मेडिकल टर्म। सो आर्काइव में फीवर पड़ा हुआ है, अब पेशेंट उसको यूज़ कर, डॉक्टर उसको यूज़ कर रहा है टू टेल द स्टेट ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है उस टाइम पे, या पेशेंट का फिजिकल कंडीशन क्या है। आप यहाँ पे आप बाय डेफिनेशन देखो, इट इज़ द जनरल सिस्टम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, इट इज़ बेसिकली द लॉ ऑफ व्हाट कैन बी सेड एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो आप क्या पॉसिबल चीज़ें सब कह सकते हो, ये आपका आर्काइव में पड़ा होता है। जैसे द मेडिकल केस, मेडिकल केस मतलब क्या? डॉक्टर एक पेशेंट को देख रहा है, ठीक है। सो मेडिकल केस कि डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट। अब आर्काइव में उसको पता है कि बहुत सारा वर्ड है। इनंसिएशन में अब उसको कैसे यूज करेगा? द आर्काइव डिटरमाइंस द इनंसिएबिलिटी द फंक्शन अलाउिंग द डॉक्टर टू हैव मीनिंग्स। अब डॉक्टर पेशेंट को जब देख रहा है, अगर पेशेंट को कफ एंड कोल्ड होगा तो डॉक्टर बोलेगा कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेवी कफ एंड कोल्ड। उसके बाद अगर पेशेंट को बुखार होगा तो डॉक्टर आके बोलेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। इफ द पेशेंट इज गोइंग थ्रू और कोई बीमारी, तो डॉक्टर विल से दैट। सो आर्काइव के हिसाब से अगर आप देखो तो सब चीज़ों के लिए अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। इनंसिएशन में जिस हिसाब से जो टर्म जहाँ अप्लाई होगा उस हिसाब से डॉक्टर उस टर्म को वहाँ पे यूज़ करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग परोल जैसा है, सेम भी है पर डिफरेंट भी है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक कोटेशन है, डिस्कर्सिव प्रैक्टिस आर नॉट purely and simply modes of manufacture of discourse. They take shape in technical ensembles, in institutions, in behavioral schemes, in types of transmission and dissemination, in pedagogical forms that both impose and maintain them. So ये जो discourse है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो सिर्फ मैन्युफैक्चर हो गया और पड़ा हुआ है।
ये हर बार शेप हो रहा है, ये हर बार लोगों में इसको इंजेक्ट किया जा रहा है। कैसे? थ्रू टेक्निकल एंसेम्बल्स, इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियरल स्कीम्स, ट्रांसमिशंस, पेडागॉगी, बच्चों के एजुकेशन में डाल के, बोथ इम्पोज एंड मेंटेन देम। मतलब ये जो डिस्कोर्स है, ये जो आइडिया ऑफ ट्रूथ है, जो सर्टन वे में लोगों को खिलाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है उनमें, ठीक है, उनको एज इफ नॉर्मलाइज कर देना। तो नॉर्मलाइज ऐसे नहीं हो रहा है कि कहीं पड़ा हुआ है और लोग उसको ऐसे ही लोगों में आ जा रहा है, नहीं, ये उनमें कॉन्स्टेंटली इंजेक्ट किया जा रहा है थ्रू इंस्टीट्यूशंस, थ्रू अलग अलग तरीके से उन पर इम्पोज करके, ठीक है। सो ये आपका आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में फूको ने ये डिस्कस किया था। उसके बाद आता है आपका द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंसेस 1970, ठीक है। सो एपिस्टीम मतलब सिंपली नॉलेज होता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि व्हाट डज द वर्ड एपिस्टीम मीन। सो एपिस्टीम मतलब नॉलेज होता है, और द अनकॉन्शियस फाउंडेशनल सेट ऑफ रूल्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स दैट डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज, truth and thought in a specific historical period, also on the basis of historical a priori. So historical a priori is basically कैसे चेंज हुआ एक टाइम पे, किस तरह से था, और दूसरे टाइम पे किस तरीके से चेंज हुआ है, दैट इज प्रायोरी। प्रायोरी बेसिकली आपका चेंज सिग्निफाई करता है, ठीक है। सो एपिस्टीम क्या है? अनकॉन्शियस फाउंडेशनल सेट ऑफ रूल्स। ये कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स है जो अनकॉन्शियसली हमारे अंदर प्रेजेंट है, एंड कॉन्स्टेंट दैट डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज, ट्रूथ एंड थॉट, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्कोर्स जैसा ये एक चीज़ है, मतलब अनकॉन्शियसली आप में ये आइडियाज डाल दिए गए, एज इफ दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, एज इफ दिस इज हाउ थिंग्स शुड हैपन, ठीक है। सो दैट इज योर एपिस्टीम। उसके बाद इन हिज प्रीफेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मतलब ये प्रीफेस जो है ये इन्फ्लुएंस कहाँ से है? लैटिन अमेरिकन राइटर बॉक्स से, ठीक है, जिसने चाइनीज एनसाइक्लोपीडिया लिखा था जिसका नाम सेलेस्टियल एम्पोरियम ऑफ बेनेवोलेंट नॉलेज है। यहाँ पे समझाने जैसा कुछ नहीं है, बस आप सिंपली इसको नोट करना और याद करना, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो डाल देना चाहिए यहाँ पे, ओके। उसके बाद क्या है? पैनोप्टिसिज्म। पैनोप्टिसिज्म आप समझो, डेफिनेशन से पहले ऐसे समझो, सपोज कोई एक इंसान है, ठीक है, जिसको जेल की निगरानी करने के लिए रखा गया है, लेकिन जिसपे निगरानी कर रहा है वो इंसान, यानी कि जिसको वॉच कर रहा है वो इंसान, उस इंसान को नहीं पता है कि ये इंसान उसको देख रहा है। हिडन सीसीटीवी कैमरा आज के टाइम पे, अगर आप कहीं पे सीसीटीवी हाइड कर दो तो लोगों को थोड़ी पता है कि समवन इज कॉन्स्टेंटली कीपिंग एन आई ऑन यू, आपको पता नहीं है। दैट इज योर पैनोप्टिसिज्म, जहाँ पे सिंगल पर्सन इन प्रिजन कीपिंग अ वॉच ऑन ऑल। पहले ज़माने में क्या होता था? देयर यूज्ड टू बी अ पर्सन, जो सर्कुलर पैटर्न में प्रिजन्स होते थे, और एक इंसान को ऐसे जगह पे रखा जाता था कि वो हर प्रिजन में देख पाए, प्रिजनर्स को पता भी ना चले कि उनको कोई देख रहा है। सो दैट इज योर पैनोप्टिसिज्म, इसीलिए प्रिजन, सिंगल पर्सन, ये सब टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे। पैनोप्टिसिज्म इज अ कॉन्सेप्ट दैट रिफर्स टू एक्सटर्नल स्पाइंग, ऐसी स्पाइंग जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू मिशेल फूको डज पावर ऑपरेट। दो तरीके से अकॉर्डिंग टू फूको पावर ऑपरेट होती है। बाय नॉर्मलाइजेशन रैदर देन लॉ, यानी कि चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दो, ऐसे फिर ऐसे ही होता है, जो हम डिस्कोर्स और एपिस्टीम में समझ के आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। नॉर्मलाइज बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड चीज़ है ये। अगर आप नॉर्मलाइज कर दोगे, ये चीज़ आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ कम्यून में भी मिलेगा, हेजीमनी, सेंस ऑफ कम्यून बाई ग्रामसी। मैं उस आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप सेंस ऑफ कम्यून समझना, उससे बहुत ज़्यादा ये पैरेलल है, ठीक है। बाई कंट्रोल रैदर देन पनिशमेंट। अब ये आप IAS से RS से अगर आप जानते हो लुई अल्थुसर का, तो उससे आपको और ये कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएंगे, क्रॉस रेफर कर सकते हो आप। सो ये तो आपको समझ में आ रहा है क्या है बाय नॉर्मलाइजेशन रैदर देन लॉ, यानी कि चीज़ों को आप ऐसे कर दो कि ऐसे ही तो होता है ये, ठीक है। अगर एक बच्चा होमवर्क करके नहीं आया तो उसको पनिशमेंट ही दिया जाएगा, दिस इज नॉर्मलाइजेशन। ये कोई समझेगा नहीं कि बच्चे ने होमवर्क क्यों किया, क्या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, क्या उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नहीं, नॉर्मलाइज कर दिया, अगर बच्चा होमवर्क करके नहीं आ रहा है पनिशमेंट दे दो। उसके बाद बाय कंट्रोल रादर देन पनिशमेंट। सो पनिशमेंट करने से ज़्यादा क्या कंट्रोल कर लो, ये एक है कि आप डायरेक्टली पनिशमेंट देने से अच्छा पनिशमेंट दिया भी बहुत जगह इसलिए जाता है क्योंकि कंट्रोल दिखाने के लिए कि सी द टीचर इज़ पावरफुल देन यू, ठीक है। इसीलिए पनिशमेंट ऐसा होता है कि बच्चे को याद रहे, लेकिन बच्चा उसको भूले ना, बच्चे को याद रहे और बच्चा फिर से वो गलती ना दोहराए। सो कंट्रोल करना, ठीक है। सो ये आपकी दो जगह हो जाती है। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, यहाँ पे बायो पावर। ना व्हाट इज बायो पावर? बायो पावर अगर आप बाई डेफिनेशन जाओगे तो आपको समझ में आएगा फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पावर दैट रिवॉल्व्स अराउंड पॉपुलेशंस रादर देन इंडिविजुअल्स। सो द फोकस ऑफ much of his late work, biopower, was conceived by Michel Foucault as a distinctively new form of political rationality. यहाँ पे क्या होता है? द पॉलिटिक्स कंट्रोलिंग द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, थ्रू पावर। बायो मतलब बेसिकली ह्यूमन बॉडी को रेफर किया गया है। द ओवर पॉपुलेशन, सेक्शुअलिटी, हेल्थ,
ठीक है, इन सबको जब टारगेट करके गवर्नमेंट कंट्रोल करने का कोशिश करती है, दैट इज योर बायो पावर. द पॉपुलेशन इन जनरल इज कंट्रोल्ड, नॉट इंडिविजुअल. पूरे पॉपुलेशन को इन जनरल कंट्रोल करना, दैट इज योर बायो पावर. यानी कि आप बॉडी को टारगेट कर रहे हो, ह्यूमन बॉडी को टारगेट कर रहे हो, और मास तरीके से आप कुछ भी उनके अंदर कुछ, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाए, ऐसी मूवीज़ है अगर आप देखोगे जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बनाई जा रही है जो अगर पॉपुलेशन को खिला दी जाए तो पूरी पॉपुलेशन एक बार मर जाएगी किसी भी कंट्री की. सो ये जो आइडिया है, दैट इज़ योर बायो पावर. ठीक है. सो उसके बाद क्या है, मॉडर्न सेक्सुअलिटी इज प्रोड्यूस थ्रू एंड एज डिस्कोर्स. मॉडर्न सेक्सुअलिटी को फूको इज सीइंग एज डिस्कोर्स. ठीक है. Q is seeing it as discourse. The proliferation of modern discourses of sexuality is more striking than the suppression. So फूको को ऐसा लग रहा है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इतना जो लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअलिटी के बारे में, इतना जो सेक्सुअलिटी हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, फूको को वो ज़्यादा एस्टॉनिशिंग लगता है दैन उसका सप्रेशन देख के, कि दिस वॉज समथिंग जो अकॉर्डिंग टू फूको शायद सप्रेस हो जाना चाहिए था, बट इतना ओपनली लोगों को इसको बात करके देखते हुए फूको को डाउट तो हो रहा है कुछ लेवल पे. उसके बाद मॉडर्न सेक्सुअलिटी इज इंटीमेटली एंटेंगल्ड विद द हिस्टोरिकली डिस्टिंक्टिव कॉन्टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर नाउ कॉल्ड नॉलेज. सो मॉडर्न सेक्सुअलिटी का जो हिस्ट्री है और स्ट्रक्चर्स है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो अब नॉलेज के एरिया में आ गए. ठीक है. यानी कि पीपल आर सीइंग इट एज अ टॉपिक ऑफ स्टडी कि अच्छा ऐसे होता था, अभी ऐसे हो रहा है. हाउ पीपल यूज टू सी sex a certain way a few years ago, now how they are seeing it currently. So this is your entire idea of this thing. ठीक है. ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ नहीं है. उसके बाद वेयर देर इज पावर देर इज रेजिस्टेंस, ये एक कोटेशन है इसी वर्क का. सो या उसके बाद अदर वर्क्स जो है स्टॉप करके पढ़ लेना. बस ये जो एक एक पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया इस पर्टिकुलर वर्क से, तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है. जैसे व्हाट इज एन ऑथर जो वर्क है उसमें द 1001 नाइट्स का जिक्र किया है फूको ने, उसको मेंशन किया है. ठीक है. उसके बाद सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड, इस वर्क में ये एक लेक्चर था, आप ये देख लेना. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर था कहाँ डिलीवर हुआ था, कॉलेज डी फ्रांस में डिलीवर हुआ था. उसके बाद बायो पॉलिटिक्स क्या है, द यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स टू कंट्रोल ह्यूमन बॉडी. बहुत ज़्यादा बायो पावर से एक सिनोनिमस टर्म है. उसके बाद जीनोलॉजी क्या है, जीनोलॉजी बेसिकली फूको क्या करते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं, उसको पढ़ते हैं और उस बेसिस पे प्रेजेंट को इवैल्यूएट करते हैं टू सम एक्सटेंट, समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री में कोई चीज़ कैसे थी, अब भी कोई चीज़ कैसे चल रही है. राइट. सो जीनोलॉजी इज बेसिकली जीन, आप समझ सकते हो कि हिस्टोरिकली अ थिंग एग्जिस्टेड इन अ सर्टेन वे, नाउ इट exists in a certain way. ठीक है. So genealogy was for Foucault a method of writing critical history, a way of using historical materials to bring about a revaluing of values in the present day. ठीक है. सो ये है आपका जीनोलॉजी. आई होप आपको समझ में आया होगा. आई होप ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे. अगर एक बार समझ नहीं आए तो 2-3 बार देख लेना, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से. और या पूरी इसकी जो जितनी भी पूरी सारी वीडियोस है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की सारी देखना, क्योंकि अगेन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद निकालने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और समझ नहीं आ रही है तो अपने लैंग्वेज में नोट करो. अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आ रही है, ठीक है, सो आप वीडियो से समझ रहे हो उसको अपने लैंग्वेज में कॉपी पे नोट करो और उसको पढ़ो बार बार, सो थिंग्स विल बिकम ईजी. नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता है मैंने यहाँ पे जो लिखा है आप डायरेक्ट उसको उतार लो, नहीं. नोट्स बनाने का मतलब आप अपने अंडरस्टैंडिंग से अपने लैंग्वेज में जब उसको लिखते हो, दैट बिकम्स द नोट्स. राइट. सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो. अगले वीडियो में मिलता है जहाँ पे होपफुली हम रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं. तो या थैंक यू.